हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 को। अगर आपने मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट नंबर 1 को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए यूपी पीसीएस प्री 2020 और बीईओ प्री 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो में हम 20+ लाइक आपके देखना चाहते हैं कि आपके 20+ लाइक होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 को। ठीक है, तो ये जो यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए और यूपी पीएससी बीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, किसे कहते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पुष्पयान को, दूसरा स्पेस यान को, मंगलयान को या मिशन यान को। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर बताइए। तो इसका जो सही आंसर को पॉज करके आप लोग इसका ज़रूर आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मंगलयान। क्या होगा, मंगलयान। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये सन 2013 में इंडिया का पहला मंगलयान था। ठीक है, इसरो का मंगलयान का ये पहला था, जिसमें सन 2013 में ये लॉन्च हुआ था। और ये किस प्रक्षेपण द्वारा लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था पी एस एल वी C-25 द्वारा, ये प्रक्षेपण द्वारा ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 46। इसमें संख्या पूछी गई है। ठीक है, अगर जोड़े पूछे जाते तो 23 होती। ठीक है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46। अगर जोड़े पूछे जाते तो 23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं। तो ये बनती है तिल्ली में। ठीक है, किस में बनती हैं, तिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो इसमें देखेंगे केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुयानों के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस वायुयान के टायरों को फुलाने में प्रयुक्त की जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो आप लोग जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो टायरों में फुलाने के लिए भरी जाती है। ठीक है, जिसके कारण जब वायुयान उतरता है तो उस पर दबाव कम रहता है, जिससे कि टायर फटते नहीं हैं। और जो हाइड्रोजन हीलियम है, देखिए हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस होती हैं। ठीक है, और ये जो होती है ये टायरों में ही भरी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। तो निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइए। यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है। तो जो प्रसारण होते हैं तो उसमें ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में
कौन सी तकनीक होती है यूज़? तो इसमें आयाम मंडुलन, नाड़ी संकेत मंडुलन, आवृत्ति मंडुलन या समय विभाजन मल्टीफ्लेक्सिंग। तो इसका जो सही आंसर जल्दी से आप लोग हमें बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति मंडुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि जो होता है, दूरदृष्टि क्या होता है? जिसमें कि हमें दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें साफ दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं, जिसके कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के, जो रेटिना होता है, आँख में जो रेटिना होता है उसके पीछे बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो रेटिना के, ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाव। तो किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए प्रतिबल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। दाव का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल, ठीक है। जो सी है यानी विकृति है, इस ये खुद ही एक इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, 11 क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन है, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? ठीक है, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? निजाम शाही स्थापत्य कला का, तुगलक शाही स्थापत्य कला का, आदिल शाही स्थापत्य कला का, मुगल कालीन स्थापत्य कला का। तो किसका है उदाहरण है गोल गुंबज? तो इसका सही आंसर आप लोग हमें जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाही स्थापत्य कला का। देखिए जो गोल गुंबज है इसमें जो है तुर्की कला का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, यानी तुर्की कला का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है गोल गुंबज में, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने, एक मिनट, हाँ, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो दीवाने कोही जो मोहम्मद तुगलक था उसने काफ़ी नए नए काम किए थे। तो दीवाने कोही एक उसने विभाग बनाया था। तो उसका काम क्या था? तो उसका जो काम था परती भूमि को कृषि योग्य बनाना, या भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, उद्दंड सरदारों को दंडित करना, राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है परती भूमि को कृषि योग्य बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 711 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहाँ से रुक जाइए, देखिए 14वां क्वेश्चन है, अरे एक मिनट, हाँ, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है स्टेटमेंट, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। इसके बाद तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा, यानी ये दो स्टेटमेंट सही हैं। सॉरी, यानी एक मिनट, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी पहला सही है और तीसरा सही है। यानी गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
15 क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बिमकंडफिसेस जो है ये था कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसने स्वर्ण मतलब सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 16वां क्वेश्चन है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित था? मगध का हर्यक राजवंश, असम का वर्मन वंश, सी उत्तर भारत का नंद राजवंश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जो असम का बर्मन राजवंश। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इक्ता अर्थ, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इक्ता का अर्थ क्या होता है? एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास करना। ठीक है, तीसरा है किसी भूभाग का अधिन्यास पर शोषित एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप। ठीक है, और डी है जो है उपरोक्त बी एवं सी। तो इसका हम लोग जल्दी से आप हमें एक आंसर बताइए जो इसका अर्थ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ये तो हो नहीं सकता, एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, तो यानी बी ऑप्शन सही है। किसी भूभाग का अधिन्यास यानी परिशोधित एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप, ये भी सही है। तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बैटिंग। तो इसका सही आंसर हमें जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था, ये देखिए भारत का गवर्नर जनरल भी रहा था और भारत का वायसराय भी रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा अंग्रेज था जो भारत का गवर्नर जनरल भी रहा था और वायसराय भी रहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किसने किया था? तो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो ये एक अंग्रेज सेवानिवृत्त था, मतलब कि ये नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया था, तो इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, A.O. ह्यूम ने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, कौन सा है? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था ए ऑप्शन सर एंड्रूज फ्रेजर, H रिजले, ब्रोड्रिक, A.T एरोडेल। तो इसका जो सही आंसर होगा, किसी को नहीं पता होगा, शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और ऊधम सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ये थे। ठीक है, देखिए वीर सावरकर तो वहाँ चले गए थे, उनको अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, खुदीराम बोस के साथ तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे हम चर्चा करेंगे 22 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता था वो किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था? तो 1912, 1914, 1916
या 1918? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1916। ठीक है, तो इसमें जो अध्यक्ष थी वो मंजूमदार थी। ठीक है, जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? मंजूमदार। ठीक है, इसके बाद 23 नेक्स्ट है 23। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो पहला क्या है? काशी विद्यापीठ, दूसरा है गुजरात विद्यापीठ, तीसरा है जामिया मिलिया, चौथा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें देखेंगे, देखिए पहला क्या है? काशी विद्यापीठ हुआ था, गुजरात विद्यापीठ का भी हुआ था, जामिया मिलिया, यानी पहला दूसरा तीसरा जिसमें है उसमें देखेंगे तो इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो नहीं था, क्योंकि काशी विद्यापीठ हो चुका था ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, केवल 1, 2 तथा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24। किस भारतीय ने विदेश में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत कम लोगों को पता होगा। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह। तो इसमें आप लोग भगत सिंह को ही लगाएंगे, सॉरी सुभाष चंद्र बोस को ही लगाएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने जर्मनी की सहायता से सन 1915 में काबुल शहर में इन्होंने पहली गणतंत्रात्मक माने भारत सरकार का गठन किया था। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो बंगाल के मिदनापुर में किस समय हुई थी? 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1942। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमने 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप लोग नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी आंसर की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी जितनी भी नई वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।